हेलो दोस्तों, मैं सुमन स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी पेट की क्लास लगातार मैं ले रही हूँ और जिसमें आपका 40 क्लास मैंने पहले लिए थे, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन के क्लासेस थी और ये 50 क्वेश्चन आपके लगभग सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में करवाए हैं। फास्ट रिवीजन आपका हुआ है उसमें। और उसके बाद आपका मैराथन में उसके बाद से लेना शुरू की हूँ और मैराथन में आपका हिस्ट्री का मैराथन हो चुका है, आपका क्लास पॉलिटी की भी हो चुकी है। उसके बाद आपका हो चुका है ज्योग्राफी और साइंस में आपका फिजिक्स हो चुका है और आपका केमिस्ट्री हो चुका है। और अब मैं करवा रही हूँ आपका बायो के बाद मैं लेकर आऊँगी आपका करंट अफेयर, जो कि आपका 6 मंथ से 12 मंथ का होगा। और ये सारे जो हैं आपके पेपर में आने वाले ये सारे प्रीवियस ईयर होंगे और ये आपका 6 से 12 मंथ का क्या होगा, करंट अफेयर होगा। और इसी में आपका स्पेशल उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ना होगा। और जिन्होंने भी अभी ये सारी क्लासेस नहीं देखी है वो जाके सारी क्लासेस अपनी देख लें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बायो की क्लास देखनी है। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए, और ये क्लास जो मैं करवा रही हूँ सारी क्लास आपको लास्ट तक देखनी है, कमेंट करके बतानी है कि आपको क्लास कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी चिकित्सा में प्रभाव के लिए, इफेक्ट के लिए रसायनों का, जो भी रसायनों का हम प्रयोग करते हैं उनको उनका नाम क्या है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, कीमोथेरेपी आप देते किस में हैं, तो कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं। और ये कीमोथेरेपी जो होता है आपका एक ऐसा औषधि उपचार है जो कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है। इसमें सभी को जो है नंबर बराबर मिला था क्योंकि इसमें ऑप्शन में आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका क्या डिटेल। जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं यानी उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं एंडेमिक। ओके, जब कोई रोग, संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हैं, जैसे आपने देखा था कोविड क्या था, देख रहे थे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैल रहा था, तो ये क्या होता है, एपिडेमिक। क्या होता है, एपिडेमिक। एपिडियोलॉजी जो है एपिडेमियोलॉजी तथा एंटियोलॉजी रोग विज्ञान व उपचार से संबंधित शाखाएं हैं। ठीक है, जो है एपिडेमियोलॉजी और एटियोलॉजी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो घाव का अध्ययन कहता है ट्रॉमेटोलॉजी। ट्रॉमेटोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किसे कहते हैं, तो ये कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है त्वचा के अध्ययन को, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। और ये वही चीज़ है जो बताया गया, जो मैंने बताया है वही चीज़ इस जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप PDF में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका शिशु रोग से। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो रोग होते हैं, यानी शिशुओं से संबंधित जितनी भी रोग होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं पीडियाट्रिक्स। ठीक है, पीडियाट्रिक्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं मर्मिकोलॉजी। मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है क्या, तो अब हम देखते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन में प्राणी विज्ञान की वह शाखा जो उभयचरों यानी जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ये कौन से होते हैं, मेढक, टोड, सैलामेंडर, ये सब क्या होते हैं, पानी और उसमें दोनों रहते हैं। इसी में जो है सरीसृप आते हैं जो जो रेंगते हैं, तो सांप हो गया, छिपकली हो गई, कछुए आदि का अध्ययन करती हैं। उसे क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी कहते हैं। जो उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जो सूत्रकृमि या गोल कृमि का अध्ययन करती हैं उसे निमेटोलॉजी कहते हैं। तो सूत्रकृमि, गोल कृमि की अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, निमेटोलॉजी। और पक्षियों के घोंसले का अध्ययन कौन करता है, तो ये नीडोलॉजी कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, तो ये शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आर्थोपेडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार कीरापिडिस्ट किससे संबंधित है। आर्थोपेडिस्ट किससे संबंधित है, हड्डियों से। उसी प्रकार आपका पूछा है कीरापेडिस्ट किससे संबंधित है, तो ये पाँव से संबंधित है। कीरापिडिस्ट आपका किससे संबंधित है, पाँव से। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, तो ट्यूमर के बारे में आपका बताता है ऑन्कोलॉजी, और यही आपके कैंसर के अध्ययन को बताता है। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को और क्या बताता है, ट्यूमर के अध्ययन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं, यानी सिल्वीकल्चर होता क्या है, तो सिल्वीकल्चर होता है आपका, यह वन खेती का अध्ययन करता है। वन खेती के अध्ययन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है आपका अगला, मानव शारीरिक। मानव शारीरिक से पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो ये न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, सेरिब्रम और सेरिबेलम आपका मस्तिष्क से संबंधित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है, तो ये होता है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा जो है सोखा जाता है और यहीं पे पूर्ण पाचन भी होता है आपका। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई पूछ सकते हैं, तो इसकी लंबाई आपकी लगभग होती है 6 से 7 मीटर लंबी होती है। ठीक है, और ये आपकी अत्यधिक कुंडलित होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है, तो वही क्वेश्चन आपका दोबारा पूछा गया है, ये अवर अधीनस्थ सेवा में है ना, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में 2019 में पूछा गया था, और ये होता है आपका छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये यकृत करता है। ठीक है, यकृत करता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड है, क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है, अगर ये बढ़ता है ना तो हार्ट अटैक का क्या होता है, संकेत होता है, हार्ट अटैक आने का डर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, तो आंतरिक अंग पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा जिगर यानी यकृत, जिसे आप लीवर कहते हैं, तो उसी को जिगर कहते हैं लोग। तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग आपका यकृत या जिगर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर
संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? दूसरी सबसे बड़ी पूछा है, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है तो ये अग्नाशय हो जाएगा। पहला हो जाएगा यकृत, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा अग्नाशय, है ना, अग्नाशय। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका हो जाएगा क्या, तो ये आपका आ जाएगा एक्सप्लेनेशन। हम इसे देखते हैं। मानव शरीर की जो संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो इस अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है। समझ रहे हैं ना? अगर अंतःस्रावी पूछेगा तो भी आप अग्नाशय लगाएंगे और बहिःस्रावी पूछेगा तो भी आपका आंसर अग्नाशय हो जाएगा। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निर्मित होती हैं। किसे? दीपिकाओं से संबंधित होती हैं। ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं से अग्नाशय अंतःस्रावी संबंधित निर्मित होती हैं। साधारण मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस दीपिकाएं होती हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर से बना होता है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता रखता है और जो मस्तिष्क को आवेगों का आदान प्रदान करता है? तो ये होता है आपका मेरुदंड। मेरुदंड क्या होता है? तंत्रिका, ये मेरुदंड जो होता है तंत्रिका, मेरुदंड तंत्रिका फाइबर से बना होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क के आवेगों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये और क्या करता है? मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क से अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य तथा प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करती है। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करना? नियंत्रण करना। ये मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी तक फैला रहता है। इसे ही क्या कहते हैं? मेरु रज्जु कहते हैं। ठीक है, जो आपके मस्तिष्क से लेके पीछे के भाग से लेके आपके रीढ़ की हड्डी तक फैला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या नहीं है? मेडुला। मेडुला नहीं है, थैलेमस है आपका, सेरेब्रम है और हाइपोथैलेमस है, मेडुलम नहीं है। ठीक है, ये सभी आपके क्या हैं? अग्र मस्तिष्क हैं। अच्छा, इसका काम क्या है? तो जिसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, मेडुला पश्च मस्तिष्क होता है। मेडुला किस में आता है? जो पीछे का मस्तिष्क होता है उसमें आता है। और हाइपोथैलेमस का काम क्या है? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। इन सभी को हाइपोथैलेमस आपका क्या करता है? कंट्रोल करता है। और जो मेडुला होता है ये आप भोजन निग्रहण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर व प्रबलता, खांसने छींकने इत्यादि को नियामक केंद्र में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है? तो ये करता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा। ये अभी आपने पढ़ा। तो मेडुला आपके क्या करता है? हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो इसका नाम मेटाकार्पल है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी मेटाकार्पल। देख रहे हैं, आपको सी में भी दिखेगा कार्पल, तो इस पे नहीं, आपका मेटाकार्पल हो जाएगा। ठीक है, मेटाकार्पल। स्टर्न जो है स्टर्नम
क्लेविकल, पैटेला, स्कैपुला, क्रमशः उरोस्थी क्या है, उरोस्थी चतुर्क या हंसुली तथा जानुफलक स्कंद फलक से संबंधित होती हैं। इन्हें थोड़ा सा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 12 जोड़ी। कहाँ? कपाल तंत्रिकाएं, ठीक है, तो ये 12 जोड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? स्पाइनल पूछा है, वो पूछा था कपाल तंत्रिका जो है कपाल तंत्रिकाएं, तो आपका 12 हो जाएगा। लेकिन आपका पूछेगा स्पाइनल तंत्रिकाएं, तो ये आपका हो जाएगा 31 यानी 31 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारा शरीर डैश पीएच सीमा यानी किस पीएच के रेंज में भीतर काम करता है हमारा शरीर? तो ये करता है आपका 7.0 से 7.8 के बीच पीएच के बीच क्या करता है, ये काम करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा पीएच का हम देख लेते हैं। तो आपका इसका मान 0 से 14 के बीच होता है, किसका? पीएच का। और जिस विलय का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। मान लीजिए ये आपका 7, ये आपका बीच में आ गया, और इससे जो कम होता है तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। लेकिन इससे 7 से अगर ज़्यादा होता है तो ये होता है आपका, ये क्षारीय हो जाता है, ठीक है, क्षारीय। और क्षारीय आपका क्या होता है? कड़वा होता है। और बीच का क्या होता है? 7, अगर 7 बीच का है तो ये होता है आपका उदासीन, ठीक है। तो ये आप बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है आपका रुधिर परिवहन तंत्र से, और इससे हम संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसका, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या डैश 1000 मिमी क्यूब है, तो कितना है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या ये होती हैं आपकी 4.5 से 10। कितनी? 4.5 से 10 होती हैं आपकी ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उसी को इसने क्या बोला है, 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मीटर रक्त होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी ये क्या करती हैं? रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, ओके। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क व्यक्ति में 4 से 6 और जो है 4.6 से 6.2 तक क्या होती हैं? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या होती हैं। इसी को हम जो है आप देख सकते हैं 4.6 से 6.1 मिलियन प्रति घन मीटर रक्त होती हैं। 1 मिलियन आप ध्यान रखिएगा, 6.1 मिलियन, ठीक है। जबकि आपका क्या था? श्वेत वाला था 4.5 हजार से 11,000 प्रति घन मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में लाल रुधिर जो है लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? यानी लाल रक्त का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? तो ये होता है आपका 120 दिन होता है, ठीक है। कितना? 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन है आपका, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है तो ये इसमें आपका लौह तो पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ठीक है, तांबा भी पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, सब पाए जाते हैं। तो इसका नंबर आप सभी को मिलेगा, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो किसके माध्यम से रक्त जो है गुर्दे में प्रवेश करता है? तो ये वृक्क धमनी के वजह से। वृक्क
धमनी के माध्यम से जो रक्त होता है वो कहाँ पहुँचता है, धमनी जो है गुर्दे में। ओके, गुर्दे में पहुँचता है। अब हम इसे देख लेते हैं जो है डिटेल में। वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। धमनियाँ ऐसी रक्त वाहिकाएँ हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन युक्त रक्त को पहुंचाती हैं। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त को पहुंचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। फुफ्फुस धमनी फेफड़ों को ऑक्सीजन रहित जो है रक्त पहुंचाती हैं। यानी जो फुफ्फुस धमनी होती है वो फेफड़ों को क्या करती है, ऑक्सीजन से रहित रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। जो वृक्क धमनी होती है ये क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त क्या करता है, रक्त पहुंचाने का काम करता है वृक्क में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रवेश करता है। तो ये आपका होता है धमनी, वृक्क धमनी के माध्यम से, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी से के कारण होता है। तो रक्त स्कंदन विकार होता है आपका ये फिलोक्विनोन की जो है कमी से आपका रक्त स्कंदन विकार होता है। और विटामिन के इसका रासायनिक नाम है। फिलोक्विनोन का रासायनिक नाम क्या है, तो ये विटामिन के है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का क्या होता है, नहीं बनता है। ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो रक्त बैंक हम कहते हैं प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। और इसका जो है हम डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लीहा यानी जिसे हम स्प्लीन कहते हैं, आमाशय तथा डायाफ्राम के बीच में तथा यकृत के बाईं ओर स्थित होती हैं। डायाफ्राम आप जानते हैं आपके आमाशय के नीचे होता है, और ये जो है आपके आमाशय और जो है डायाफ्राम आपका फेफड़े के नीचे होता है। फेफड़े नीचे जब आप सांस ऊपर जो है लेते हैं तो ये डायाफ्राम क्या करता है, आपके जो है नीचे जाता है। लेकिन जब आप सांस को छोड़ते हैं तो ये क्या करता है, धक्का देता है ताकि सांस जो होता है वो बाहर जाए, है ना। तो ये डायफ्राम का काम ये होता है। ठीक है, ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अच्छा, यकृत के बाईं ओर ये स्थित होता है स्प्लीन। ठीक है, गहरे लाल रक्त की संकरी एवं चपटी सी लसिका ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में यह रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य करती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकता से अधिक लाल रुधिराणुओं का संग्रह करके रखती है और आवश्यकता पड़ने पर इन्हें रुधिर में मुक्त करते यानी छोड़ देती है। इसके रुधिर पात्रों में भरा बहुत सा रुधिर भी आवश्यकता पड़ने पर सामान्य रुधिर संवहन तंत्र के लिए मुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है। तो मानव प्लीहा को रक्त आयतन क्या करता है, नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा को कौन नियंत्रित करता है, तो ये आपका रक्त आयन जो है रक्त आयतन करता है। अगला क्वेश्चन आपका, रक्त समूह ओ कहलाता है। तो ओ क्या कहलाता है आपका, ये सर्वदाता कहलाता है, यानी सभी को ये देता है। और ए बी आपका क्या कहलाता है, सर्वग्राही, तो ये सबसे लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ए बी ओ ये क्या है, ग्रुप है। और ए बी क्या होता है, सर्व आदाता होता है यानी ग्राही होता है। और ओ होता है आपका सर्वदाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस रक्त समूह को सर्वाधिक दाता कहा जाता है, सार्वत्रिक दाता। तो ये होता है आपका ओ, ये सभी को देता है। वही क्वेश्चन है, बस आपका लैंग्वेज बदल दिया है। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वजन दातनी कहा जाता है, वही चीज़ है, फिर से आपका बस क्या है, बदल दिया गया है लैंग्वेज को। ओके,
अगला क्वेश्चन है, यदि एक पिता और एक माता का रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चे में नहीं होगा? तो ये आपका बी और ए बी नहीं होगा, बी और ए बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दे रखा है कि अगर आपका ये रुधिर वर्ग होगा तो संभव क्या है बच्चे के अंदर आने का। ठीक है, ये संभव देता है, ये असंभव बताया कि क्या नहीं हो सकता है। तो इसे आप जो है PDF में दे दूंगी टेलीग्राम पर, आप देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि माता में रक्त समूह ए गुणे ए है तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? संभावित पूछा है तो ये आपका हो जाएगा क्या, ए और ओ हो जाएगा। ठीक है, ये या तो ए होगा या तो ओ होगा, यही संभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की 55 से 60% होता है। प्लाज्मा मानव शरीर में 55 से 60%। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो ये 7% होता है शरीर के भार का लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रक्त है क्या? रक्त क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है या परिवर्तनीय है या उदासीन है? तो रक्त का pH मान आपका क्या होता है? 7.4 होता है ना, तो ये आपका 7 से ऊपर जा रहा है तो ये आपका क्षारीय हो जाएगा। यही आपका 7 से कम आता, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता? अम्लीय हो जाता। और यही आपका 7 पे होता तो ये उदासीन हो जाता। ठीक है, तो पानी आपका किस में आता है? उदासीन में आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का pH मान क्या होता है? अभी मैंने बताया 7.4 होता है रक्त का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का pH मान क्या होता है? रक्त बोलो या रुधिर बोलो, बात वही है। ठीक है, रक्त बोलो या रुधिर बोलो, बात वही है। तो 7.3 से 7.5 वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा। हालांकि 7.4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें 7.3 से 7.5 पे जाना होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? तो रक्त का pH मान वही बात है, कितनी बार आया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तब से आप देख रहे हैं 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये 7.4 होता है। रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो रक्तचाप आपका निर्भर करता है किस पर? इन सभी पर होता है। इन सभी किस पर? सिस्टोलिक बल पर, परिधीय प्रतिरोध पर और हृदयी निर्गम पर। इन सभी पर निर्भर करता है ब्लड जो है प्रेशर, यानी जो आपका जो है रक्तचाप होता है। सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध। ठीक है, परिधीय प्रतिरोध क्या है? वेस्कुलर रेसिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाती है? तो किसके द्वारा या किसके सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है? तो ये होता है आपका लोहित कोशिकाएं, यानी जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। लोहित कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन, इसके माध्यम से रक्त में आप क्या करते हैं? रक्त के माध्यम से ही आपका क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? तो लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। आपके अगर हीमोग्लोबिन मिलता है आपके बॉडी में तो लाल रक्त, आपका जो रक्त होता है लाल दिखाई देगा। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि यही तो आपकी ऑक्सीजन को ले जाता है रक्त में। ठीक है, तो रक्त में ऑक्सीजन मिलने से रक्त क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा टॉपिक आ गया आपका अगला, पाचन और उत्सर्जन से। तो इससे हम संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम का संबंध किससे है? टाइलिन एंजाइम का तो ये संबंध है लार। तो लार में क्या पाया जाता है? आपका टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे हम देखते हैं यह एक प्रकार का इमाइलेज एंजाइम होता है, अल्फा इमाइलेज एंजाइम, ठीक है। यहाँ यह स्टार्च को शुगर में परिवर्तित कर देता है। लार हल्की अम्लीय, पीएच मान क्या होता है लार का 6.8 होता है, 7 से कम आ रहा है, ठीक है, 7 से कम है तो लार कितना है 6.8, ये आपका अम्लीय में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें लगभग 99.5% लार जो है जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर यानी 1 से 1.5 लीटर लार स्त्रावित होता है प्रतिदिन, समझ रहे हैं ना। तो पानी ना हो तो बोतल में भर लीजिएगा। चलिए, मजाक था। अगला क्वेश्चन है आपका, अति सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? अति सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो ये होती है आपका मल त्याग और मूत्र निर्माण के द्वारा के टाइम पे होता है सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया, मूल जो है मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान। अगला क्वेश्चन है आपका, मूत्र का असामान्य घटक है, असामान्य घटक क्या है? तो ये होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। क्या होता है? 6 होता है मूत्र का पीएच मान। ओके, लार का पीएच मान क्या होता है? तो लार का पीएच मान 6.8 होता है, ठीक है, और ब्लड का होता है 6.4, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है? तो यूरिया आपका किस में बनता है? ये बनता है यकृत में। तो मनुष्यों में यूरिया आपका यकृत में बनता है। ओके, यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण होता है और यह उत्सर्जन का जैव रासायनिक पहलू होता है। इसमें अर्निथीन जो है सिट्रुलिन और अर्जिनिन का चक्रीय क्या होता है? चक्रीय उपयोग होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई पाई जाती है। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाई पाई जाती है जिन्हें आप नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसे आप नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ये आपका किससे संबंधित होता है? तो ये आपका संबंधित होता है किससे? गुर्दे से, ठीक है, गुर्दे से संबंधित होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से स्थित होता है क्या? तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्थित होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, पाचक रस में। ये आपके अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक, इसको HCl भी कहते हैं, HCl भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है आपका प्रकाश संश्लेषण टॉपिक, और आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे अभी तक के सारे हमने करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी क्लास पसंद आएगी और सारे प्रीवियस ईयर आपको अच्छे लगेंगे, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। क्लास हम 2 पार्ट में रखेंगे, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो ये होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी जो होती है किस में? तो ये होती है आपकी रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो ये उसके सूत्र है कि कैसे होता है, ये आप ध्यान देंगे, इसको आप PDF में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम एक ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय की संश्लेषणात्मक क्रिया है जिसमें
सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? हरी पत्तियों में, ठीक है, हरे पत्तियों में पाया जाता है। उनकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रासायनिक संयोग से और हरे पेड़ पौधे, यानी पानी के का प्रयोग कैसे करते हैं पौधे? तो ये जड़ों से करते हैं। पेड़ अपने जड़ों से पानी को अवशोषित करते हैं और उनके द्वारा भोजन का क्या करते हैं? ये निर्माण करते हैं, ठीक है। इस क्रिया में रोशनी यानी सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है जो ग्लूकोज अणु में संग्रहित रहती है। इस बात को आप समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, तो ये आपका होता है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। दूसरी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि तीसरी बार आ गया है ये। और अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? चौथी बार आया है, आप ध्यान में रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पांचवी बार आप देख रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है, क्लोरोफिल जलाए जाए तो कौन सा तत्व बचेगा? अगर क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो आपका क्या बचता है? मैग्नीशियम बचता है, ठीक है। क्या बचता है? मैग्नीशियम। अब अगला टॉपिक है आपका विटामिन और पोषण से। विटामिन और पोषण आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, संतरे में बहुतायत होता है, यानी संतरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी आपका संतरे में पाया जाता है और विटामिन सी आपका आंवले में भी पाया जाता है। विटामिन सी आपके जो है नींबू में भी पाया जाता है, यानी जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका स्कर्वी रोग। किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन शब्द का जनक कौन है? विटामिन शब्द का पूछा है, तो विटामिन शब्द का जनक ये होता है आपका कौन? कासिमिर फंक। ये हैं कासिमिर फंक। कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का क्या किया था? तो इन्हें विटामिन सी जो है विटामिन शब्द का जनक कहा जाता है, कासिमिर फंक को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है खट्टा स्वाद साइट्रिक अम्ल के उपस्थिति के कारण नींबू में खट्टा स्वाद आता है। एसिटिक अम्ल आपका होता है सिरके में, एसिटिक अम्ल आपका सिरके में होता है, ठीक है। फार्मिक एसिड आपका पाया जाता है जो चींटी होती हैं तो चींटियों के डंक में, और मधुमक्खी होती है मधुमक्खी के डंक में, और आपकी मधुमक्खी, अच्छा मधुमक्खी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है जो बिच्छू होते हैं, ठीक है, बिच्छुओं के डंक में। इन सभी में आपका क्या पाया जाता है? तो इन सभी में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपका सेब में पाया जाता है, ठीक है। सेब में आपका क्या पाया जाता है? टमाटर, सेब, ये क्या है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है नारंगी प्रचुर स्रोत है। नारंगी में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो नारंगी विटामिन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन में इसमें नारंगी फल में विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन सी, ये सभी आपके किस में पाया जाती है? नारंगी में, यानी जिसे हम संतरा कहते हैं, इसमें पाया जाता है। विटामिन ए, ई, B6 और सी, ये सभी पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये पेलाग्रा रोग होता है। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। रिकेट्स आपका होता है विटामिन डी की कमी से।
विटामिन डी की कमी से आपका होता है रिकेट्स, और विटामिन ए की कमी से आपका होता है रतौंधी। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है, पेलाग्रा आपका होता है विटामिन B3 से। ओके, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? तो ये है आपका क्या, पेलाग्रा। पेलाग्रा में क्या होता है, तो ये आपका होता है विटामिन B3 के कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से, जिसे नियासिन कहते हैं, ठीक है। और ये इसी को चर्म ग्राह यानी जो चर्म रोग होता है, इसी में आपका चेहरे, गर्दन, हाथ, पैरों में क्या होते हैं, गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, चर्म ग्राह, ठीक है। ये चर्म रोग होता है ना, वैसे हो जाता है। आया बस समझ में, ठीक है। तो पेलाग्रा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसकी जो है स्रोत क्या है, ये ठीक कैसे होता है, इनकी कमी कैसे पूरी की जाती है? तो ये होती है मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि विटामिन B3 पाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे होने लगते हैं। ये आपका पेलाग्रा है, जो B3 आपकी बात कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्कर्वी रोग आपका विटामिन C की कमी से होता है, और बेरी आपका विटामिन B की कमी से होता है, और रतौंधी आपका होता है विटामिन A की कमी से। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पेलाग्रा की बीमारी होती है? अभी हमने देखा विटामिन B3, अब देख रहे हैं बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, इसी को घुमा घुमा के, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो नियासिन के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक क्या है? तो रक्त स्कंदन के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है, ठीक है। विटामिन K की कमी से क्या होता है? तो रक्त का जो है थक्का नहीं जमता है, ओके, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, अगर थक्का नहीं जमेगा तो जो ऑपरेशन होता है वो आसानी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। चलिए, विटामिन जो है अगला, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। आपका स्कर्विक होता है स्कर्विक विटामिन C, और रेटिनॉल होता है विटामिन D, और थायमिन होता है विटामिन B, है ना, यही तो होता है, ठीक है। सॉरी, रेटिनॉल आपका होता है विटामिन A होता है, ठीक है। रेटिनॉल जो आपका रतौंधी होता है, तो रेटिनॉल आपका विटामिन A हो जाएगा। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन 2 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दे रखा है आपका कि विटामिन A से रेटिनॉल रासायनिक नाम है, विटामिन B1 का थायमिन नाम है, और विटामिन B3 नियासिन, जिसे पेलाग्रा होता है आपका, है ना, पेलाग्रा, और विटामिन C स्कर्विक एसिड, विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है विटामिन D? कैल्सीफेरॉल, जो आपकी हड्डियों से संबंधित होती हैं। और विटामिन E होता है टोकोफेरॉल, और इस विटामिन E को क्या कहते हैं? त्वचा सुंदरी, है ना, त्वचा के लिए इसे क्या है, क्या है, विटामिन E को क्या कहते हैं? जो है सुंदरता का विटामिन, है ना। और विटामिन के फिलोक्विनोन या जो है नेफ्थोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, मिलान पे है ये, और सही सुमेलित नहीं है, बात कर रहा है, सुमेलित नहीं है। तो विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन B1 अभी हमने देखा थायमिन होता है, और विटामिन D रेटिनॉल नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कैल्सीफेरॉल, और रेटिनॉल किसका होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है इसका, है ना, एक मिनट, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। इसको
छोड़िए। ठीक है, अच्छा, तो ये और रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का। ठीक है, रासायनिक नाम है। विटामिन के का नैफ्थोक्विनोन या फेलिक्विनोन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी होता है। रिकेट्स आपका होता है, तो रिकेट्स आपका होता है विटामिन डी की कमी से। रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और पेलाग्रा आपका होता है विटामिन B3। ठीक है, जिससे आपका रेड कलर का चकत्ता हो जाता है। ठीक है, अच्छा, विटामिन 1 जो है की मात्रा किस में होती है? तो ये अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन B1 आपका जो है जल में घुलनशील होती हैं। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा नहीं है? बी और सी। ठीक है, बी और सी यानी विटामिन, एक मिनट, BC क्या होता है आपका? BC। तो ये आपका वसा में घुलनशील नहीं होता है, बाकी सभी आपके वसा में घुलनशील होते हैं। आपने देखा होगा कीड़ा करके आपका जो है ट्रिक बनता है कीड़ा, तो ये सभी आपके जो है वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन आपका BC नहीं होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, आपका बताया है कि जल में घुलनशील BC होता है, लेकिन ADE नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो ये होते हैं 4, और 2 आपके नहीं होते हैं। कौन कौन से? B और C। ठीक है, और ये 4 कौन कौन से हैं? ADE। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए, तो इसमें हो जाएगा ADE। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में घुलनशील नहीं है तो ये विटामिन C हो जाएगा, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन हैं आपकी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन नहीं है? है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपका जो है BC होता है, जिसमें से आपका C वाला दिया है, और ये सब बाकी आपके किस में घुलनशील होते हैं? ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो ये विटामिन C होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बार बार ये विटामिन से आ रहे क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जल में घुलनशील, फिर से वही बात, B आता है आपका। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा रेटिनॉल, और रेटिनॉल क्या है? A होता है। ठीक है, राइबोफ्लेविन, थायमीन, नियासिन, विटामिन B की हैं ये सभी। ठीक है, विटामिन B1, थायमीन, विटामिन B3 आपका हो जाएगा नियासिन, पेलाग्रा, राइबोफ्लेविन, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे? और ये राइबोफ्लेविन आपका विटामिन 2 है ना, विटामिन B2, तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। तो ये सभी आपके जल में घुलनशील हैं, बाकी रेटिनॉल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यानी आपका आंसर वही होगा, बस आपका थोड़ा सा घुमा दे रहा है, लैंग्वेज चेंज कर दे रहा है। आपको इससे यही समझ में आना चाहिए कि सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार बनते हैं, और UPSSC के ही सारे प्रश्न हैं। मैं एक बार अपने तरफ से भी टाइपिंग भी नहीं की, इतना मेरे पास टाइम भी नहीं कि मैं टाइपिंग करके अभी इतने सारे मैं क्वेश्चन करवा सकूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो भी है तो मैं ये फ़ोन में ही क्लासेस लेती हूँ आपकी, तो इसलिए मैं सारी आपकी प्रीवियस ईयर लेकर आई हूँ, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज़रूरी, बहुत बच्चों के पास होता है कि बुक्स लेने की जो है ले नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला ये क्लास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन A का अच्छा स्रोत है? विटामिन A सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये मछली के तेल में विटामिन A पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है
विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका रतौंधी होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। पेलाग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निक्टलोपिया यानी रतौंधी। रतौंधी को निक्टलोपिया भी कहते हैं नामक रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन ए की कमी से निक्टलोपिया कहे या रतौंधी कहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी रतौंधी किसके कारण होता है? तो ये रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से होता है। और पेलाग्रा आपका विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, विटामिन डी का जो है जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका सूर्य की किरणें हैं। जो मॉर्निंग वाली जो किरणें होती हैं आपकी, जो 6 से जो आपका 6 बजे के आसपास का जो किरण होता है, मैं खुद ही नहीं उठती हूँ, मुझे क्या ही पता कि कितने बजे निकलती है। ठीक है, तो जो भी आपकी सुबह वाली जो धूप होती है ना, वो धूप आपके लिए बेस्ट होती है। तो उसमें विटामिन डी पाई जाती है। ठीक है, वो आपके जो है ज़रूरी होती है। बाकी धूप वाली जो दोपहर वाली होती है ये तो आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो ये बार बार पूछ रहा है विटामिन डी की कमी से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, मैं यही कहूँगी विटामिन आपको रट लेना है। ठीक है, तो विटामिन आपको रख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से, अच्छा यहाँ पे था फिलोक्विनिन, विटामिन के, फिलोक्विनिन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के का फिलोक्विनिन। ठीक है, चलिए ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स नामक विकार पैदा होता है? तो ये होता है रिकेट्स आपका किससे? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विटामिनों में से किसे धूप का विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में से सक्षम होता है, ये विटामिन डी होता है। ओके, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? बार बार पूछ रहा है तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे उत्तम आपका आंवला हो जाएगा। सेब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और सेब में ऑक्सैलिक एसिड या फिर आपका जो है टमाटर में। ठीक है, टमाटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ये आपका सब्जियों में हरी फूल गोभी जो आती है ना, हरी फूल गोभी, वो होता है विटामिन सी का अच्छा स्रोत। अच्छा, यहाँ पे दे भी रखा है कि किसमें विटामिन सी मिलता है, और तो टमाटर में भी मिल जाता है, जबकि टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा मिलता है। तो हरी मिर्च, अमरूद और आपका ब्रोकली हो गया। ब्रोकली आप जानते हैं जो हरी गोल फूल गोभी आती है ना, जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, वही। ठीक है, तो ब्रोकली हो गया आपका। तो इन सभी में आपका विटामिन सी पाया जाता है। ओके, चलिए। अच्छा, आपसे पूछेगा कि किस में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है? तो वो दूध हो जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन जो है नींबू, विटामिन कौन सा विटामिन नींबू संतरे जैसे खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, खाद्य पदार्थ? तो ये हो जाता है आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी आपके नींबू और संतरे में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये सब मैंने बता ही दिया बार बार, तो इसे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, और आप उसी को ध्यान में देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विटामिन को स्कर्विक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड यानी स्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। साइट्रिक एसिड आपका किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। टार्ट्रिक आपका इमली में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्कर्बिक पेलाग्रा आपका विटामिन B3 से होता है और बेरी बेरी विटामिन B1 से होता है। रतौंधी आपका बी जो है ए से होता है, विटामिन ए से। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? तो ये होता है मसूड़ों से खून निकलना, विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सारी चीज़ें वही हैं दिया, आप पढ़ लेंगे PDF में। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त स्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो ये विटामिन सी हो जाएगा, अभी बात किया हमने। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जा सकती है? तो ये स्कर्विक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन की कमी की वजह से स्कर्वी रोग होती है? तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से होती है। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा, तो ये है आपका विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसे किसने उत्पादित किया था? तो ये किया था हंगरियन वैज्ञानिक अल्बर्ट वान जेंट जियोगोई ने। ठीक है, वान जेंट जियोगोई ने एक बैक्टीरिया की सहायता से उत्पादित किया था। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? तो ये होता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा पदार्थ है? तो विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो टोकोफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। ठीक है, ये होता है आपका विटामिन के में, नेफ्थोक्विनोन। अगला क्वेश्चन है आपका, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? तो ये होता है विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? तो ये होता है आपका विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी। ये सभी विटामिन यकृत में क्या होते हैं? संचित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? तो पर्याप्त मात्रा में B12 नहीं होता है। ठीक है, B12 नहीं होता है घातक रक्त अल्पता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये है आपका विटामिन B12, जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो ये होता है विटामिन B12 जो है पाया जाता है मांस में और डेयरी उत्पादों में, जैसे दूध हो जाएगा, पनीर हो जाएगा, इन सभी में। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोबालमीन के नाम से जाना जाता है? तो B12 कोबालमेनिन कहिए या कोबाल्ट कहिए, ये बात एक ही है आपकी। ठीक है, तो ये आपका किस में पाया जाता है? विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपोकोबालेमिनियो निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये बीमारी है हाइपोकोबालेमिनियो, तो ये विटामिन B12 से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड,
फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं किन में? तो ये गहरे हरे रंग के का पत्तेदार जो साग होता है उनमें ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इनमें मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी, विटामिन और खनिज और क्या पाया जाता है? तो ये पानी। ठीक है, पोषक तत्व 6 श्रेणियों में होती हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और आपका खनिज और आपका आ जाता है कौन सा? तो ये आपका आ जाता है पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आलू निम्नलिखित में से किसका एक स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आपको सभी को पता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? फास्फोरस पाया जाता है दूध में, फास्फोरस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपका अनुशंसित, ये आपका कितना होना चाहिए, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, तो इसमें सभी बच्चों को समान मिला था नंबर। यहाँ पे हम देख लेते हैं, आहार में वसा कुल कैलोरी का 15 से 30% अनुशंसित किया गया है। शुगर 10% से कम होना चाहिए। दी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 30 से 35%, जबकि 4 से 18 वर्ष के बच्चों और किशोरों के लिए 25 से 35% वसा अनुशंसित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो 1600 से 2400 कैलोरी उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये उनका कैलोरी का खुराक दे रखा है। ठीक है, कि कितने उम्र के लिए कितना कैलोरी होना चाहिए। ठीक है, ये पुरुष का है और ये महिला का है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार, वही क्वेश्चन है, बस दोबारा पूछा गया 2019 में। तो 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो ये 1600 से 2400 कैलोरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी ये होता है आपका घी में। अगला क्वेश्चन है आपका, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो ये है आपका क्या? तो ये आपका आ जाएगा आयोडीन। ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आउटू यानी थायराइड ग्रंथि जिसे कहते हैं, उसे आउटू भी कहते हैं, कि सामान्य कामकाज के लिए आहार निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है? सोडियम का। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में क्या करता है? तो सबसे ज़्यादा उसे चावल खाना चाहिए अगर उसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो। ठीक है,
तो हमने विटामिन ख़त्म कर लिया। अब अगला टॉपिक हमारा अंतरस्रावित और ग्रंथियाँ हैं, हार्मोन, तो इन्हें हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है आपकी यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, और क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन, ताकि आपको मिलती रहे जब भी मैं क्लास डालूँ। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको 12 बजे मिल जाती हैं। 12 बजे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी हो जाके क्लास देख ले, और मैराथन की भी क्लास देख ले, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़िए, यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपसे निवेदन है, ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।